हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंजीनियर्स पाठशाला। फाउंडेशन इंजीनियरिंग का लेक्चर 4 स्टार्ट करते हैं आज। ठीक है, पिछले क्लास में हम लोग क्या पढ़ रहे थे? मेथड टू डिटरमाइन बेयरिंग कैपेसिटी। बेयरिंग कैपेसिटी को डिटरमाइन करने के मेथड, इसमें एनालिटिकल मेथड, फील्ड मेथड, ये सब देख रहे थे। फील्ड मेथड अभी बचा हुआ है, इसको आज की क्लास में कंप्लीट कर देंगे फील्ड मेथड को। और प्लास्टिक थ्योरी के अंतर्गत में जो स्कैम्पटन मेथड है उसको भी आज देखेंगे। तो पहला हेडिंग हमको यही डालना है स्कैम्पटन के बारे में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्कैम्पटन के बारे में क्या क्या है। एप्लीकेबल फॉर द प्योरली कोहेसिव सॉइल, सबसे पहला पॉइंट और इम्पोर्टेंट पॉइंट अपने को मिल गया। किसके लिए एप्लीकेबल होता है? प्योरली कोहेसिव सॉइल के लिए एप्लीकेबल होता है। वैसे मैं बताया था कि जो ये प्लास्टिक थ्योरी होता है उसमें जितने भी मेथड है सब किसके लिए एप्लीकेबल होता है? कोहेसिव सॉइल यानी कि आपका क्ले के लिए एप्लीकेबल होता है। ठीक है, यूज फॉर दी सेलो फाउंडेशन, डीप फाउंडेशन, बोथ। ठीक है, जबकि तरजाइगी मेथड जो पिछले क्लास में देखे थे वो किसके लिए एप्लीकेबल होता था? सेलो फाउंडेशन के लिए। जबकि ये सेलो और डीप दोनों फाउंडेशन के लिए होगा बोल रहा है, जिसके कारण बेस और साइड बोथ रेजिस्टेंस इंपॉर्टेंट होगा। बोथ रेजिस्टेंस को कंसिडर करेंगे। ठीक है ना, फर्स्ट लेक्चर में मैं बताया था सेलो फाउंडेशन और डीप फाउंडेशन में कौन कौन सा रेजिस्टेंस आता है करके। तो बेस और साइड रेजिस्टेंस दोनों डेवलप होगा, दोनों को कंसिडर करेंगे। और स्कैम्पटन मेथड में इंपॉर्टेंट है, याद रखना, फैक्टर ऑफ सेफ्टी 3 लेते हैं। फैक्टर ऑफ सेफ्टी 3 लेते हैं और उसको फिर जो भी अल्टीमेट या फिर नेट अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी होता है उसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो आखिरी में रिजल्ट मिलता है। नहीं समझ आया तो नीचे समझ आ जाएगा। देखो, बेयरिंग कैपेसिटी इक्वेशन दिया हुआ है, स्कैम्पटन बेयरिंग कैपेसिटी इक्वेशन अपना क्या दिया हुआ है, या फिर नेट अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी का इक्वेशन क्या दिया हुआ है? C इंटू एन सी दिया है। क्योंकि हम लोग जानते हैं प्योरली कोहेसिव सॉइल है, वही आपका जो ट्रेडिशनल इक्वेशन होता था सी एन सी प्लस क्यू एन क्यू प्लस हाफ इंटू बी गामा एन गामा, ऐसा करके इसी में हम लोग पुट करेंगे तो आपका ये वाला टर्म बस बचता था। ठीक है ना, क्योंकि सी की वैल्यू कुछ ना कुछ होती थी, नॉट इक्वल टू जीरो, लेकिन फाइव की वैल्यू जीरो हो जाती थी। तो वहां पर से आपका सेकंड टर्म को हम लोग क्या करते हैं, निगलेक्ट कर देते थे, और फर्स्ट टर्म तो मतलब थर्ड टर्म तो जीरो ही हो जाता था। तो फर्स्ट टर्म बस बचता था सी एन सी, वही चीज है और कुछ नहीं है ना। तो यहाँ पर पिछले मतलब तरजाइगिस मेथड में जो एनसी होता था वो तरजाइगी का बेयरिंग कैपेसिटी फैक्टर होता था। अब यहाँ पर स्कैम्पटन पढ़ रहे हैं तो ये स्कैम्पटन का बेयरिंग कैपेसिटी फैक्टर हो जाएगा। एनसी क्या है? आपका बेयरिंग कैपेसिटी फैक्टर है, लेकिन स्कैम्पटन का है। तो यहाँ पर स्कैम्पटन का बेयरिंग कैपेसिटी फैक्टर का वैल्यू अलग होगा, तरजाइगी का बेयरिंग कैपेसिटी फैक्टर का वैल्यू अलग था, प्रेंडल का अलग था। ठीक है ना, मैं बताया था ना 5.7 और 5.14। ठीक है, याद होगा, पिछले क्लास में देख लेना वो किसका था, याद है ना? प्रेंडल का कितना था? 5.14 था। और तरजाइगी का कितना लेते थे बेयरिंग कैपेसिटी फैक्टर? 5.7। यही दोनों में तो अंतर होता था, प्रेंडल और तरजाइगी में। और अभी स्कैम्पटन देख रहे हैं। स्कैम्पटन का बेयरिंग कैपेसिटी फैक्टर किस पे डिपेंड करता है? डेप्थ ऑफ द फाउंडेशन और विड्थ ऑफ द फाउंडेशन के रेशियो पे डिपेंड करता है। ठीक है, अब देखते हैं आगे। अगर इसका रेशियो 0 के बराबर है या फिर अप्रॉक्स 0 है तो उस केस में बेयरिंग कैपेसिटी फैक्टर की वैल्यू 5 होगी। जब हम लोग कौन सा फाउंडेशन? स्ट्रिप फुटिंग कंसिडर करेंगे, स्ट्रिप फुटिंग के केस में। ठीक है, और बेयरिंग कैपेसिटी फैक्टर की वैल्यू 6 होगी जब हम लोग सर्कुलर, स्क्वायर या फिर रेक्टेंगुलर फुटिंग कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है ना, तो स्ट्रिप फुटिंग के केस में 5 लेना है बेयरिंग कैपेसिटी फैक्टर। बेयरिंग कैपेसिटी फैक्टर की वैल्यू 6 कब लेंगे? सर्कुलर, स्क्वायर और रेक्टेंगुलर फुटिंग के केस में। आते जा रहे हैं, समझ में आसान है। उसके बाद सेकंड केस है आपका जब डेप्थ ऑफ द फाउंडेशन, विड्थ ऑफ द फाउंडेशन का रेशियो 0 से बड़ा लेकिन 2.5 से कम होगा। तो इस केस में भी अपने को फॉर्मूलाज मिलते हैं, एनसी की वैल्यू 3 रूप मिलता है। उसको मैं जानबूझ के नहीं बताया, स्ट्रिप फाउंडेशन के लिए अलग होता है, सर्कुलर के लिए अलग होता है, तो उसको करने का जरूरत नहीं। अगर गेट का एग्जाम दिला रहे हो तब इम्पोर्टेंट है ये, लेकिन अभी हम लोग गेट के लिए पढ़ नहीं रहे हैं, गेट ईएस नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है ना, ऑब्जेक्टिव पैटर्न, उसके अलावा जितने भी ऑब्जेक्टिव पैटर्न के एग्जाम है, चाहे एसएससी, आरआरबी, पूरे इंडिया में जो भी है, ठीक है ना, उसके लिए सबके लिए हम लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन गेट का छोड़ के। ठीक, आगे देखते हैं। तो डेप्थ ऑफ द फाउंडेशन, विड्थ ऑफ द फाउंडेशन का रेशियो अगर आपका क्या हो गया, 2.5 से बड़ा हो गया या फिर 2.5 के बराबर हो गया, तो उस केस में हम लोग बेयरिंग कैपेसिटी फैक्टर की वैल्यू लेते हैं 7.5 और 9। 7.5 फिर से वही स्ट्रिप फुटिंग के लिए लेंगे, और उसके अलावा सर्कुलर, स्क्वायर, रेक्टेंगुलर के लिए 9 ले लेंगे। तो कभी कभार ये भी पूछा हुआ एग्जाम में, बेयरिंग कैपेसिटी फैक्टर, स्कैम्पटन की बेयरिंग कैपेसिटी फैक्टर की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? तो मैक्सिमम वैल्यू 9 होती है, याद रखना। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? 9 होती है स्कैम्पटन बेयरिंग कैपेसिटी फैक्टर की। यहाँ तक समझ में आ गया? स्कैम्पटन मेथड खत्म हो गया। ठीक है,
अब देखते हैं मेयर हॉफ। मेयर हॉफ में सिर्फ आपको यही याद रखना है कि ये सेलो और डीप दोनों फाउंडेशन के लिए एप्लीकेबल होगा, ठीक है। सेलो और डीप फाउंडेशन, मतलब स्कैम्पटन भी सेलो और डीप दोनों फाउंडेशन के लिए था, मेयर हॉफ भी सेलो और डीप दोनों फाउंडेशन के लिए। उसके बाद हम लोग फील्ड मेथड, इंपॉर्टेंट मेथड में आते हैं। इससे एक आध क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलता ही है, ठीक है। तो फील्ड मेथड में सबसे पहला आता है आपका प्लेट लोड टेस्ट। प्लेट लोड, पहले देखो जो मेथड का नाम है ना, उस मेथड के नाम से आप लोग एज्यूम करने की कोशिश किया करो। प्लेट लोड, लोड मतलब किस में लोड लगाना है, प्लेट में लोड लगाना है, और अपने को क्या पता करना है कि वो प्लेट कितना लोड सह ले रहा है। उसी के हिसाब से हम लोग जान पाएंगे कि हमारा फाउंडेशन कितना लोड सह ले रहा है, ठीक है। तो आपको ये जो सामने डायग्राम दिख रहा होगा, ये नीचे में आपको प्लेट दिख रहा है, एक मिनट, हाँ, ये नीचे में आपको क्या दिख रहा है, ये प्लेट दिख रहा है। ये लिखा क्यों नहीं रहा है, एक मिनट ना, हाँ अब लिखाएगा। ये जो प्लेट है ना, ये नीचे में देखो ग्रीन कलर का, मैं उसको क्या कर दिया हूँ, शेड कर दिया हूँ, ये आपका प्लेट दिख रहा होगा। ये बीपी जो दिख रहा है वो विड्थ ऑफ द प्लेट है, बीपी जो दिख रहा है वो विड्थ ऑफ द प्लेट है। और ये जो 5 टाइम्स बीपी दिख रहा है वो क्या है, ये देखो बी एफ, मतलब विड्थ ऑफ द फाउंडेशन। विड्थ ऑफ द फाउंडेशन, या फिर इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, साइज ऑफ पीट। पीट मतलब क्या है, जो गड्ढा किए हैं फाउंडेशन के लिए वही पीट कहलाता है और कुछ नहीं है। यहाँ पर आपको डेप्थ ऑफ द फाउंडेशन को डेप्थ ऑफ द पीट भी बोल सकते हैं, विड्थ ऑफ द फाउंडेशन को साइज ऑफ पीट या फिर विड्थ ऑफ द पीट भी बोल सकते हैं, ठीक, समझ में आ गया। तो यहाँ पर आपका यही बोला गया है कि बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है, जो साइज ऑफ पीट है वो 5 टाइम्स ऑफ क्या होता है, विड्थ ऑफ दी प्लेट होता है। प्लेट, वो प्लेट, प्लेट क्या है, प्लेट जो है आपके फाउंडेशन के बेस में रखते हैं और उसमें ऊपर से लोड लगाते हैं और देखते हैं कि कितने लोड में वो सेटल हो जा रहा है, ठीक है। यही चीज चेक करना है इस मेथड में और कुछ नहीं है, आगे समझ में, और कुछ नहीं है। तो ये आपको डायग्राम जो दिख रहा होगा, इसमें ये आपको डायल गेज दिख रहा होगा, जिससे अपने को पता चलता है कि कितना लोड सह ले रहा है। डायल गेज जो है वो किस में कनेक्टेड है, वो जैक के साथ कनेक्टेड है। ये हाइड्रोलिक जैक है आपका, हाइड्रोलिक जैक, इसी के थ्रू तो आपका ऊपर से लोड लग रहा है। ये आपका सैंड बैग है, मतलब बोरी, बोरी अपन रखते जाते हैं, ठीक है ना, एक के बाद एक बोरी। एक पहले हम लोग बहुत सारे बोरी नहीं रखते हैं, मतलब कम बोरी पहले रहता है सैंड का, उसके बाद हम लोग बोरी को ऐड करते जाते हैं, उससे लोड बढ़ते जाता है, ठीक है, और नीचे प्रेशर लगते जाता है। एकदम आसान सा टेस्ट है, और टेस्ट अपने लिए इंपॉर्टेंट, प्रोसीजर अपने लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, जो इंपॉर्टेंट होता है वो मैं बताते जा रहा हूँ। पहला पॉइंट तो आपको समझ में आ गया, 5 टाइम्स ऑफ दी जो विड्थ ऑफ दी प्लेट है, उस वो किसके बराबर होता है, जो आपका साइज ऑफ द पीट है। मतलब साइज ऑफ द पीट किसी भी हालत में किससे छोटा नहीं होगा, 5 टाइम्स ऑफ द विड्थ ऑफ द प्लेट से छोटा नहीं होगा। नीचे हम लोग डिस्कस करेंगे। और देखो, तो सबसे पहला पॉइंट प्लेट लोड टेस्ट में दिख रहा होगा आपको कि सबग्रेड रिएक्शन हम लोग निकालते हैं। अब ये सबग्रेड रिएक्शन क्या है आगे बता रहा हूँ। सबग्रेड रिएक्शन हम लोग निकालते हैं, और इस सबग्रेड रिएक्शन का यूज हम लोग कहाँ पर करते हैं, रिजिड पेवमेंट बनाने में भी यूज करते हैं। जब हम लोग ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग पढ़ेंगे तब वहां पर पढ़ेंगे, याद रखना, उस चीज को मैं पूछूंगा। तो सबग्रेड रिएक्शन हम लोग कैसे निकालते हैं और क्यों निकालते हैं। सबग्रेड रिएक्शन हम लोग प्लेट लोड टेस्ट से निकालते हैं, और क्यों निकालते हैं, तो रिजिड पेवमेंट डिजाइन के लिए सबग्रेड रिएक्शन पता होना जरूरी होता है। रिजिड पेवमेंट मतलब समझते हो सीसी रोड वाला, है ना, सीसी रोड कंक्रीट का जो रोड होता है, उसके लिए हमको सबग्रेड रिएक्शन निकालना जरूरी होता है। सबग्रेड रिएक्शन क्या होता है, रिएक्शन मतलब तो हम लोग समझते हैं, रिएक्शन मतलब अभी के लिए एक फोर्स समझ लेते हैं, फोर्स, ठीक है ना। एक क्या है, एक प्रकार का सबग्रेड रिएक्शन एक फोर्स है। कैसा फोर्स है भाई, ऐसा फोर्स है जो कि प्लेट के यूनिट सेटलमेंट के लिए लगता है। क्या बोला मैं, यूनिट सेटलमेंट के लिए, किसके, रिजिड प्लेट के, जो प्लेट हम लोग यूज कर रहे हैं टेस्ट में, तो उस रिजिड प्लेट के सेटलमेंट के लिए जितना यूनिट सेटलमेंट, क्या बोला मैं, उल्टा बोल दिया क्या, यूनिट सेटलमेंट के लिए, प्लेट के यूनिट सेटलमेंट के लिए जितने फोर्स की जरूरत होती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सबग्रेड रिएक्शन बोलते हैं। एक बार पढ़ लो, सबग्रेड रिएक्शन या फिर रिएक्शन प्रेशर सस्टेन्ड बाय द सॉइल सैंपल अंडर अ रिजिड प्लेट ऑफ स्टैंडर्ड डाया पर यूनिट सेटलमेंट मेजर। ओके, आ गया समझ में, आगे देखते हैं। और इसका यूज, इस टेस्ट की हेल्प से हम लोग क्या क्या निकाल सकते हैं। तो पहली बात तो बीयरिंग कैपेसिटी, टेस्ट ही बीयरिंग कैपेसिटी निकालने के लिए है भाई। तो बीयरिंग कैपेसिटी तो निकालेंगे ही, सेटलमेंट निकालेंगे, ठीक है, सेटलमेंट, शियर एंड अलाउबल प्रेशर भी निकालते हैं।
ठीक है, अलाउबल प्रेशर कितना लोड सह सकता है। और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं पहले ही बता चुका हूँ कि जो साइज ऑफ द पीट होता है किसी भी कंडीशन में 5 टाइम्स ऑफ द विड्थ ऑफ द प्लेट से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। एंड ये जो टेस्ट होता है हम लोग प्लेट लोड टेस्ट वाटर टेबल जब आपका फाउंडेशन लेवल के नीचे में होता है तभी परफॉर्म करते हैं। फाउंडेशन लेवल में वाटर टेबल होगा तो हम लोग परफॉर्म नहीं करते हैं, ठीक है ना। तो वाटर टेबल शुड बिलो द फाउंडेशन लेवल। फाउंडेशन लेवल, ग्राउंड लेवल, ये सब समझ में आ चुका है आप लोगों को, सब पिछले क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। रिजिड प्लेट के बारे में भी पूछता है एग्जाम में। रिजिड प्लेट के बारे में क्या पूछता है, कौन कौन से साइज का प्लेट यूज करते हैं, वो तो आपको दिख रहा होगा 30, 45, 60, 75 एंड 90 सेंटीमीटर के साइज का प्लेट होता है, लेकिन यूज कौन से साइज का करते हैं। तो आपको दिख रहा होगा कि 30 सेंटीमीटर के साइज का प्लेट या फिर उससे कम के साइज का प्लेट कभी नहीं यूज करते। मतलब क्या बोल रहा हूं मैं कि 30 सेंटीमीटर से कम साइज के प्लेट का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। और 75 सेंटीमीटर से ज्यादा के साइज का प्लेट यूज नहीं करेंगे। अगर आप लोग पूछोगे कि जनरली कौन से साइज का प्लेट यूज किया जाता है या फिर स्टैंडर्ड साइज बताओ, तो स्टैंडर्ड साइज आपका 75 सेंटीमीटर ही होता है, ठीक है, याद रखना। तो आपका 30 सेंटीमीटर से कम का यूज नहीं करना है, 75 सेंटीमीटर से ज्यादा का यूज नहीं करना है, लेकिन जो साइज ऑफ द प्लेट होता है वो कौन कौन सा हो सकता है, ठीक है। तो 90 का कहाँ यूज करेंगे बोलोगे, तो वो अदर टेस्ट के लिए यूज करते हैं, ठीक है ना। अभी बस हम लोग प्लेट लोड टेस्ट पढ़ रहे हैं, तो प्लेट लोड टेस्ट में नहीं यूज करते हैं 90 सेंटीमीटर का। शेप अगर पूछोगे प्लेट का शेप क्या हो सकता है, तो आपका सर्कुलर शेप हो सकता है, स्क्वायर शेप हो सकता है, ठीक है ना। उसके बाद फिर टेस्ट सुटेबल फॉर दी डेंस एंड स्टीप सॉइल। अब देखो, जाहिर सी बात है आपका लोड लगना है, अगर सॉइल लूज होगा तो ऐसे लूज सॉइल के लिए हम लोग इस टेस्ट का यूज नहीं करते हैं, ठीक है ना। थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ, लोड लगाना है तो आपका धस जाएगा ना, लूज सॉइल रहेगा। तो इस टेस्ट का यूज हम लोग किसके लिए यूज करेंगे, जो आपका डेंस सॉइल होगा, ठीक है, उसके लिए यूज करेंगे, स्टीप सॉइल के लिए यूज करेंगे। सेटलमेंट क्राइटेरिया देखते हैं प्लेट लोड टेस्ट की हेल्प से, जो सेटलमेंट क्राइटेरिया या फिर हम लोग बोल सकते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ द अलाउबल बीयरिंग प्रेशर। अलाउबल बीयरिंग प्रेशर हम लोग निकालेंगे सेटलमेंट क्राइटेरिया की हेल्प से। तो दो फॉर्मूला है छोटा छोटा। देखो, सबसे पहले आपको दिख रहा होगा कि सेटलमेंट ऑफ द फाउंडेशन डिवाइडेड बाय सेटलमेंट ऑफ द प्लेट इज इक्वल्स टू विड्थ ऑफ द फाउंडेशन डिवाइडेड बाय विड्थ ऑफ द प्लेट, ठीक है। एकदम आसान सा फॉर्मूला है, सेटलमेंट ऑफ द फाउंडेशन डिवाइडेड बाय सेटलमेंट ऑफ द प्लेट इक्वल टू विड्थ ऑफ द फाउंडेशन डिवाइडेड बाय विड्थ ऑफ द प्लेट। ये क्ले के लिए एप्लीकेबल होता है। इस फॉर्मूले का यूज या फिर इस रिलेशन का यूज हम लोग किसके लिए करते हैं, जब क्ले होता है हमारे पास। लेकिन वहीं पर जब हमारे पास डेंस सैंड या फिर डेंस सॉइल होता है, तो उस केस में हम लोग सेटलमेंट ऑफ द फाउंडेशन डिवाइडेड बाय सेटलमेंट ऑफ द प्लेट, विड्थ ऑफ द फाउंडेशन डिवाइडेड बाय विड्थ ऑफ द प्लेट। अब देखो, इसको याद रखने का तरीका मैं बता देता हूँ, ठीक है ना। लेफ्ट वाला टर्म तो आसान है, सेटलमेंट ऑफ द फाउंडेशन डिवाइडेड बाय सेटलमेंट ऑफ द प्लेट। उसके बाद इक्वल करके आपको क्या लिखना है, ग्रीन में लिख रहा हूँ उसको देखना, विड्थ ऑफ द फाउंडेशन डिवाइडेड बाय विड्थ ऑफ द प्लेट। देखो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। लेफ्ट में भी वही था, सेटलमेंट ऑफ द फाउंडेशन डिवाइडेड बाय सेटलमेंट ऑफ द प्लेट। फिर राइट में लिख रहे हो आपको विड्थ ऑफ द फाउंडेशन डिवाइडेड बाय विड्थ ऑफ द प्लेट। उसके साथ फिर मल्टीप्लाई आपको क्या कर देना, ये विड्थ ऑफ द फाउंडेशन है तो विड्थ ऑफ द प्लेट को मल्टीप्लाई कर देना, नीचे वाला विड्थ ऑफ द प्लेट है तो विड्थ ऑफ द फाउंडेशन को मल्टीप्लाई कर देना। दोनों ही टर्म में ऊपर में 0.3 को जोड़ देना, ठीक है ना, 0.3 को जोड़ देना, ब्रैकेट को क्लोज कर देना, ठीक है। और उसके बाद फिर होल में डिवाइड करना और फिर होल का स्क्वायर कर देना, ठीक है। थोड़ा सा आसानी हुआ होगा समझने में, ठीक है। अदरवाइज इसको रटते रहोगे तो नहीं याद होगा। तो एक बार आप कॉपी में ऐसे लिख के देख लेना, विड्थ ऑफ द फाउंडेशन है तो विड्थ ऑफ द प्लेट लिख दो, विड्थ ऑफ द प्लेट है तो विड्थ ऑफ द फाउंडेशन लिख दो, दोनों के साथ 0.3 जोड़ देना, उसके बाद होल का स्क्वायर कर देना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट। देखो, पेनिट्रेट करना मतलब क्या होता है, गड़ाना होता है, ठीक है ना। अब किसी चीज को हम लोग गड़ाएंगे इस टेस्ट में, आगे देखेंगे। तो डिटरमाइन क्या करते हैं, सबसे पहली बात स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट से बेरिंग कैपेसिटी। अब टेस्ट ही इसीलिए है, फील्ड मेथड जो है बेरिंग कैपेसिटी निकालने के लिए, तो पहला बेरिंग कैपेसिटी तो निकाल ही पाएंगे। दूसरा याद रखना भाई, डेंसिटी इंडेक्स, जो सॉइल मैकेनिक्स में हम लोग, ठीक है ना, पढ़े हैं ना पीछे क्लास में, देखना। तो डेंसिटी इंडेक्स बोलते हैं या फिर इसको डिग्री ऑफ डेंसिटी भी बोलते हैं। अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ भी पढ़ चुके हैं, ये भी निकाल सकते हैं। एंगल ऑफ शेयरिंग रेजिस्टेंस भी निकाल सकते हैं। अल्टीमेट पाइल लोड कैपेसिटी निकाल सकते हैं, मतलब वही आपका बेरिंग कैपेसिटी ऑफ पाइल, अल्टीमेट पाइल लोड कैपेसिटी, अलाउबल बेरिंग के प्रेशर, ये तीनों तो एक ही चीज है ना आपका, थोड़ा थोड़ा रिलेशन में है। बेरिंग कैपेसिटी भी एक ही चीज होता है, अल्टीमेट पाइल लोड कैपेसिटी एंड अलाउबल बेरिंग
प्रेशर, ये सब हम लोग निकाल सकते हैं स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट से। जो एक्स्ट्रा है उसको आपको याद रखना है भाई, डेंसिटी इंडेक्स निकाल सकते हैं, अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकाल सकते हैं, सीरिंग रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं, ठीक है। ये भी आपका डेंस सैंड के लिए सुटेबल होता है। देखो एग्जाम में कभी कभार यही पूछ देता है कि स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट किसके लिए सुटेबल है, तो आपको याद रखना है कि वो सैंड के लिए सुटेबल है, डेंस सैंड के लिए सुटेबल है। अब इसका टेस्ट प्रोसीजर थोड़ा सा आपको मैं बता देता हूँ, क्योंकि टेस्ट प्रोसीजर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है इसका। बाकी टेस्ट का नहीं होता है टेस्ट प्रोसीजर इंपॉर्टेंट, लेकिन इसका थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सबसे पहली बात हम लोग क्या करेंगे, सरफेस को क्लीन करेंगे। जिस भी सरफेस में अपने को स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट परफॉर्म करना है, सरफेस को क्लीन करेंगे। सरफेस को क्लीन करने के बाद स्प्लिट स्पून सैंपल लेंगे, स्प्लिट स्पून सैंपलर लेंगे और उसको फिर जमीन में गड़ाएंगे। किसके हेल्प से, हेमर के हेल्प से। स्प्लिट स्पून सैंपलर आपको दिख रहा होगा डायग्राम में, ये आपका स्प्लिट स्पून सैंपलर है, सिलेंड्रिकल टाइप का दिख रहा होगा, ट्यूब टाइप का, ठीक है ना। और ये जो दूसरा डायग्राम दिया है वो खुलने के बाद है, ठीक है ना। इसी को हम लोग क्या किए हैं, खोले हैं। तो इसमें दो पार्ट होते हैं, एक होता है एज और एक होता है ट्यूब, ठीक है। तो ये डायमीटर होगा आपका, ट्यूब है तो, ठीक है ना। इनर डायमीटर आउटर डायमीटर ऑफ द एज, इनर डायमीटर आउटर डायमीटर ऑफ द ट्यूब। मतलब कि एक जो है आपका एज वाला पोर्शन है और एक जो है आपका ट्यूब वाला पोर्शन है, ठीक है ना। आया समझ में। तो हम लोग बोल सकते हैं एक भाग जो है आपका, एक किनारा वो एज का है और दूसरा वाला जो है ट्यूब का है, ठीक। नहीं समझ में आ रहा है, सॉइल एक्सप्लोरेशन पढ़ेंगे तो वो समझ में आ जाएगा, ठीक। अभी बस देख लो कि दिखता कैसा है आपका सैंपलर। स्प्लिट स्पून सैंपलर के अलावा और बहुत सारे सैंपलर होते हैं। स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट में किसका यूज कर रहे हैं, तो स्प्लिट स्पून सैंपलर का यूज कर रहे हैं। उसको हम लोग जमीन में गड़ा रहे हैं, किसके हेल्प से गड़ा रहे हैं, हेमर की हेल्प से गड़ा रहे हैं, ठीक है ना। अब हेमर का वेट होता है आपका 65 केजी, हेमर का जो हाइट होता है, जितने हाइट से फॉल करते हैं वो 75 सेंटीमीटर का होता है। सब समझ में आते जा रहा होगा आप लोग को, ठीक है ना। उसके बाद फिर क्या करेंगे, 65 केजी का हेमर है, 75 सेंटीमीटर की हाइट से उसमें इम्पैक्ट डाल रहे हैं, हेमर से इम्पैक्ट डालेंगे ना, ठीक है ना। इसी को डायनेमिक लोड भी बोलते हैं इम्पैक्ट को। उसके बाद फिर क्या करेंगे, ब्लो डालेंगे, इम्पैक्ट डालेंगे, जिससे वो क्या हो जाएगा, नीचे में गड़ जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर एक सेट किसको बोलते हैं, ध्यान देना, पेनिट्रेशन पर ब्लो। मतलब कि एक ब्लो के कारण जितना स्प्लिट स्पून सैंपलर गड़ गया, एक ब्लो के कारण, केवल एक ब्लो या फिर एक इम्पैक्ट के कारण, एक ब्लो के कारण हेमर के जितना आपको पेनिट्रेशन देखने को मिला, उसी को वन सेट कहते हैं। क्या बोलते हैं, वन सेट कहते हैं। वैसे बहुत सारे सेट लगाओगे, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर आगे दिखेगा एसपीटी नंबर। एसपीटी नंबर इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ द ब्लो ऑफ द हेमर रिक्वायर्ड फॉर द 300 mm पेनिट्रेशन। आया समझ में। तो ये जो सेट दे रहे हो, वैसे कितने सेट दे रहे हो जिसके कारण क्या हो गया है, वो 300 mm कर गया है। कितने सेट या फिर कितने ब्लो के कारण आपका जो सैंपलर है वो 300 mm गड़ जाएगा, उसी को उसका एसपीटी नंबर कहते हैं। एसपीटी नंबर क्या है, नंबर ऑफ ब्लो है, ठीक है ना। हैमर से आप क्या दे रहे हो, ब्लो दे रहे हो या फिर सेट दे रहे हो। जितने भी सेट के कारण वो 300 mm नीचे जमीन में गड़ जाएगा, क्या चीज गड़ जाएगा, वो स्प्लिट स्पून सैंपलर, ठीक है ना, गड़ जाएगा, उसी को उसका क्या बोलते हैं, एसपीटी नंबर कहते हैं। अब यहाँ पर और इम्पोर्टेंट पॉइंट, टेस्ट परफॉर्म इन 3 स्टेजेस। ये जो टेस्ट परफॉर्म होता है वो 3 स्टेज में होता है। हर एक स्टेज में 150 mm पेनिट्रेशन देते हैं। मतलब कि पहले स्टेज में हम लोग 150 mm गड़ाएंगे, फिर उसके बाद सेकंड स्टेज में फिर से 150 और थर्ड स्टेज में फिर से 150 mm गड़ाएंगे। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि जो एसपीटी नंबर लेते हैं हम लोग, वो 300 mm के लिए लेते हैं, ऊपर बता चुका हूँ। लेकिन फर्स्ट 150 mm को छोड़ देते हैं। मैं क्या बोला कि 3 स्टेज में परफॉर्म करते हैं। जो फर्स्ट स्टेज होगा वो 150 mm गड़ाएंगे फर्स्ट स्टेज में, लेकिन फर्स्ट स्टेज को छोड़ देंगे। आया ना समझ में। तो जो सेकेंड स्टेज और थर्ड स्टेज में जो टोटल 300 mm गड़ेगा, उसी को लेंगे एसपीटी नंबर। तो इसीलिए लिखा है कि एसपीटी नंबर इज टेकन एज द नंबर ऑफ द ब्लो रिक्वायर्ड फॉर द लास्ट 300 mm पेनिट्रेशन। फर्स्ट 150 mm पेनिट्रेशन जो फर्स्ट स्टेज था उसको छोड़ेंगे, और जो लास्ट 300 mm पेनिट्रेशन है उसके लिए जितना ब्लो होगा, ठीक है ना, उसी को हम लोग एसपीटी नंबर मानेंगे। यही चीज एग्जाम में पूछता है कि एसपीटी नंबर जब हम लोग लेते हैं कि तो क्या चीज इनमें से सही है,
तो ये जितना भी प्रोसीजर है उसमें से बहुत सारे स्टेटमेंट दे सकता है, 2-3 स्टेटमेंट दे सकता है, पूछ सकता है कि इन स्टेटमेंट में से कौन सा सही है या फिर कौन सा गलत है। तो आपको ये प्रोसीजर याद होना चाहिए तभी बनेगा, ठीक है। तो 300 mm पेनिट्रेशन तो लेते हैं एसपीटी नंबर, लेकिन फर्स्ट 150 mm पेनिट्रेशन को इग्नोर कर देते हैं, छोड़ देते हैं, ठीक है। यही चीज पूछता है एग्जाम में। उसके बाद फिर देखते हैं करेक्शन। 2 करेक्शन होता है परफॉर्मेंस में, एसपीटी नंबर में स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट के लिए 2 करेक्शन हमको करने पड़ते हैं। तो पहला करेक्शन होता है ओवरबर्डन प्रेशर करेक्शन। नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, नाम इंपॉर्टेंट है, और उसके अंदर का जो करेक्शन निकालते कैसे हैं वो गेट के लिए इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए नाम ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो नाम याद रखना। तो एक ओवरबर्डन प्रेशर करेक्शन होता है। ओवरबर्डन प्रेशर करेक्शन निकालते कैसे वो आपको दिख रहा होगा, N1 = N0 × 350 डिवाइडेड बाई सिग्मा बार प्लस 70। ये सब क्या है बता रहा हूँ। N0 तो आपका एसपीटी नंबर है, मतलब ऑब्जर्व वैल्यू, ठीक है ना। अब इस ऑब्जर्व वैल्यू में करेक्शन करने के लिए 350 और डिवाइडेड बाई सिग्मा बार प्लस 70 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। सिग्मा बार आपको दिख रहा होगा, इफेक्टिव ओवरबर्डन प्रेशर है, क्वेश्चन में दिया रहेगा जो भी इफेक्टिव ओवरबर्डन प्रेशर है वो। आगे समझ में। तो ऐसा फर्स्ट करेक्शन करोगे। सेकंड करेक्शन जो होता है इसको हम लोग वाटर टेबल करेक्शन, डायलेटेंसी करेक्शन कहते हैं। ये करेक्शन तभी एप्लीकेबल होता है जब N1 की वैल्यू 15 से ज्यादा हो। ऊपर में जो N1 आता है ना, N1 क्या है समझ आया ना, N1 ओवरबर्डन प्रेशर करेक्शन है। N1 की वैल्यू जब 15 से भी ज्यादा हो तब हम लोग डायलेटेंसी करेक्शन परफॉर्म करते हैं, अदरवाइज नहीं करते हैं। मतलब N1 की वैल्यू जब 15 से छोटी होगी तो हम लोग नहीं परफॉर्म करेंगे ये वाला करेक्शन, सेकेंड वाला करेक्शन, ठीक है। तो सेकंड वाला करेक्शन निकालने के लिए N2 = 15 + N1 - 15 डिवाइडेड बाई 2। अब आप ही लोग सोच के देखो ना, N1 की वैल्यू अगर आपका 15 ही हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म 0 हो जाएगा, तो N2 की वैल्यू भी 15 आ जाएगा, तो N1 और N2 बराबर हो जाएगा, ठीक है। इसलिए बोल रहा हूँ जब N1 की वैल्यू जब आपकी छोटी होगी ना 15 से, तब हम लोग परफॉर्म करेंगे। अच्छा उल्टा बोल दिया क्या भाई, थोड़ा सा सुधार लेना। जब N1 की वैल्यू 15 से बड़ी होगी तब हम लोग क्या करेंगे, इस करेक्शन को परफॉर्म करेंगे। छोटी होगी तब हम लोग नहीं परफॉर्म करेंगे। नो सच करेक्शन इज रिक्वायर्ड। तो ऐसी गलती हो जाती है कभी कभार, ठीक है। तो आप लोग समझ लिया करो। देखो एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। N1 की वैल्यू जब बड़ी होगी 15 से तब हम लोग इस करेक्शन को परफॉर्म करेंगे, ठीक है ना। सोच के देखो ना, N1 की वैल्यू जब बराबर होगी या फिर छोटी होगी तो ये वाले टर्म में या तो 0 हो जाएगा, सेकेंड वाला टर्म या तो 0 हो जाएगा या फिर माइनस में आएगा, इसीलिए हम लोग नहीं परफॉर्म करते हैं, ओके। N1 की वैल्यू जब छोटी होगी तभी हम लोग डायलेटेंसी करेक्शन या फिर वाटर टेबल करेक्शन करते हैं। और कैसे करते हैं, तो 15 + N1 - 15 डिवाइडेड बाई 2 से करते हैं। आगे बढ़े। कोन पेनिट्रेशन टेस्ट। कोन पेनिट्रेशन टेस्ट ये आपका फील्ड मेथड का लास्ट मेथड है, मतलब फील्ड टेस्ट का। कोन पेनिट्रेशन टेस्ट में जैसे एसपीटी टेस्ट होता है ना, वैसे ये भी होता है, बस इसमें स्प्लिट स्पून सैंपलर की जगह में आपको कोन दिख रहा होगा डायग्राम में, ठीक है। ये जो कोन दिख रहा है इसका वेट 65 kg का होता है, और इसका सरफेस एरिया 10 सेंटीमीटर स्क्वायर का होता है, और एंगल जो होता है 60 डिग्री, एंगल दिख रहा होगा, एंगल 60 डिग्री का होता है। मतलब एक हिसाब से ये जो कोन जो है इक्विलेटरल ट्रेंगल है, लेकिन एक्चुअली में ये कोन है ना, ट्रेंगल नहीं है। ये ऐसा टाइप का होगा कोन, समझ में आ गया ना, ये कोन है। ये जो जो उसका एपेक्स है, या फिर क्या बोलना चाहिए, एपेक्स ही तो बोलेंगे ना इसको, एपेक्स के साथ 60 डिग्री का एंगल बनाता है, ओके। बस इस टेस्ट में इतना ही बस याद रखना है, कितने के रेट से हम लोग अप्लाई करते हैं। तो 20 mm/s के हिसाब, @20 mm/s अप टू 100 mm तक का हम लोग सेटलमेंट देखते हैं। मतलब कि 100 mm तक नीचे क्या होगा, सेटल होगा, कितने के रेट से, 20 mm/s के रेट से हम लोग उसको नीचे पेनिट्रेट करते हैं। आगे समझ में। तो इसमें ज्यादा कुछ नहीं याद रखना था कोन पेनिट्रेशन टेस्ट में। कोन का याद रख लो, वेट 65 kg का होता है। उसके बाद वो कोन का एंगल याद रख लो, 60 डिग्री का होता है। सरफेस एरिया उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, याद रख सको तो रख लो, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर का होता है। रेट याद रख लो, कितने रेट से अप्लाई करते हैं उसमें पेनिट्रेशन, 20 mm/s के हिसाब से, और कितना तक, 100 mm तक, ठीक। तो इस प्रकार से आज का क्लास खत्म होता है। होप आपको सब चीज समझ में आया होगा। समझ में आया होगा तो आप शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।